Hello friends, good morning. My name is सुशील कुमार and welcome to my YouTube channel Learn 24/7। आज से हमने लुसेंट सामान्य ज्ञान एंड दृष्टि सामान्य ज्ञान का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जो कि वेरियस एग्जाम्स में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और सभी स्टेट पीसीएस की पीटी में ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है। हालांकि पीडीएफ किसी एक पब्लिकेशन का होगा, या तो लुसेंट का होगा या फिर दृष्टि का होगा, लेकिन जो मैं तथ्य यूज करूंगा वो दोनों पब्लिकेशन के होंगे, दृष्टि के भी होंगे और लुसेंट के भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की सीरीज अब हमेशा लाता रहूंगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास से। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, ठीक है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की जो है संतान कहा गया है। ठीक है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। ठीक है, यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा और यह शब्द भी, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द भी जो है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे इंडिया कहने लगे। किसे? तो हिंदुस्तान को। ठीक है, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, ठीक है, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है, भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, वह है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को जो तीन भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को है। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो है मुख्यतः चार स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, वो है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, अब धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे देखते हैं। ठीक है, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है? वेद हैं। ठीक है, क्या है? वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद
ठीक है, वेद जो है वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को जो है संहिता कहा जाता है। ठीक है, संहिता किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं, 10 से 28 सूक्त, ठीक है, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। याद रखिएगा। ठीक है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री, ठीक है, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। याद रखिएगा कितने मंडल में? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, और 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णिक पुरुषोक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध जो है गाय से है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में। वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को कहा जाता है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की जो है गिनती उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है, 563 वर्ष पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ठीक है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सैन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है। ठीक है, ई को लैटिन भाषा के शब्द में जो है ईडी में भी लिखा जाता है। ठीक है, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है क्या है? ऋग्वेद है।
ठीक है। और ऋग्वेद के इंद्र के लिए, ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। ठीक है, अब हम यजुर्वेद की बात करते हैं। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को अध्यवरयु कहते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जिसमें जो कि गद और पद दोनों में है। ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद में और पद में दोनों में है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है। और यजुर्वेद के दो भाग हैं, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। ठीक है, तो इनके दो भाग कौन कौन से हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। अब हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ जो है गान है। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अध्यवरयु कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है ना। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम अथर्ववेद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, रोग निवारण, असमन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, ठीक है, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है, और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है
ब्रह्म कहलाता है। याद रखिएगा, अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। ठीक है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद जो है क्या है? ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एंड छंद। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। ठीक है। इनकी संख्या जो है 18 है। ठीक है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जो हैं उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। ठीक है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक है। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन है और प्रामाणिक है वह है मनुस्मृति। ठीक है। यह जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है। ठीक है। नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है। हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौन है? कौटिल्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अर्थशास्त्र में याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कल्हण ने किया था। ठीक है। और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक जो है वो है राजतरंगिणी। ठीक है। जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है। जिनका संबंध जो है कश्मीर के इतिहास से है, याद रखिएगा। ठीक है। अरबों की संधि विजय का जो है वृत्तांत है चचनामा में है, सुरक्षित है। ठीक है। लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है। अरबों की सिंधु विजय का जो वृत्तांत है चचनामा में सुरक्षित है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। ठीक है। अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, के लेखक कौन है? पाणिनि हैं।
याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है। कृत्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। यहाँ पे एक चीज छूट गया था अथर्ववेद में। ठीक है। ये जो पुराण है, ठीक है, किस वंश से जो है संबंधित है उसको देख लेते हैं। जो विष्णु पुराण है वो विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है। और वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल पाए।